अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ में हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। स्मॉग का अभी भी राज बरकरार है और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें सो इट्स अबव 300, सो एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ और मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। सबसे पहले ज़रा शो के आगाज़ में मौसम की बात कर लें, जो बताने के लिए हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त मौजूद हैं। सो फ़ाखरा, बताइएगा आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार और सर्द महसूस किया जा रहा है। सुबह के बाद जो सर्दी का एहसास ज़्यादा महसूस किया जाता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की। दूसरी जानिब अगर दर्जा हरारत की बात करते हैं तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी महसूस की जा रही है, जिससे सर्दी का एहसास मुसलसल बढ़ता जा रहा है और सर्दी में भी इजाफा महसूस किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हवाओं की बात करें तो हवा में जो नमी का तनासब है 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। खुश्क सर्द हवाएं चलने से जो सर्दी का एहसास है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। सर्दी का जो मौसम तब्दील होने के साथ साथ अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की फ़हरिस्त में लाहौर शहर आज दूसरे नंबर पर बरजुमान है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनसे शहरी काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है। फ़िज़ाई आलूदगी की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आज 241 रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, मास्क और चश्मे का। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। सो जनाब, अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है और रात के औकात में मौसम जो है वो उसमें हमें ज़्यादा खुनकी भी फ़ील हो सकती है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं दर्जा हरारत में हम वाज़ेह कमी महसूस करें, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सर्दी की शिद्दत में भी ऑब्वियसली इजाफा आहिस्ता आहिस्ता होता चला जा रहा है। अच्छा जी, ये तो थी वेदर अपडेट। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आई वुड वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि पाकिस्तानी इदारा है एजुकॉस्ट अफ़गानिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को बेसिकली मजबूत करने के लिए और डॉक्टर्स की किल्लत को दूर करने के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की कोलैबोरेशन के साथ अफ़गानिस्तान के 6 सूबों में 1000 डॉक्टर्स को तरबियत फराहम करेगा। एक्चुअली जब से रेजीम चेंज हुआ अफ़गानिस्तान में और वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की वहाँ पर किल्लत है। सो अब पाकिस्तान की जानिब से ये पेशकश की गई है बेसिकली इस इदारे की जानिब से। और अब होगा क्या कि वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं अफ़गानिस्तान के 6 सूबों के 1000 डॉक्टर्स को तरबियत फराहम की जाएगी। अच्छा, जिन डॉक्टर्स को तरबियत फराहम की जाएगी वो तकरीबन 2 से 3 साल जो हैं वो एजुकेशन से, मेडिकल एजुकेशन से दूर रहे हुए हैं। सो एक तो एजुकेशन का मकसद ये है, तरबियत का मकसद ये है कि उनको अपग्रेड किया जाए, जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं उनके मुताबिक उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। इससे होगा क्या कि अफ़गानिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मज़बूत होगा, डॉक्टर्स की किल्लत ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। पाकिस्तान में जो मेडिकल के शोबे पर इस वक्त दबाव है वो भी कम होगा, बिकॉज़ जो अफ़गानिस्तान के डॉक्टर्स हैं उनकी तरबियत के लिए उन्हें टेलीमेडिसिन के ज़रिए पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन से भी मुंसलिक जो है वो करवाया जाएगा। सो पहली टॉप स्टोरी हमारे पास ये थी। मूविंग ऑन, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हम वीडियो शेयर करना चाहेंगे। ये एक सऊदी शहरी है जिसकी शादी की ये वीडियो है। ये वीडियो इस शहरी की जानिब से ख़ुद ही अपलोड की गई सोशल मीडिया पर और देखते ही देखते ये वायरल हो गई। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये जो सऊदी शहरी अपनी शादी पर इसको इतनी खुशी चढ़ी, इतनी खुशी इसको महसूस हुई कि इसने दुनिया फ़ुटबॉल का नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो स्टाइल है, जो वो रोनाल्डो का स्टाइल है, जो वो गोल करने के बाद ऑब्वियसली खुशी का इजहार करते हैं, अपनी बाहें फैलाते हैं, तो इस अंदाज़ में इसने अपनी खुशी का इजहार किया और रोनाल्डो को कॉपी किया। सो दूसरी वीडियो हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे, बड़े ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्म के ये विजुअल्स थे। इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाईलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को अपनी हिफाजत, अपनी केयर किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके साथ साथ OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस हद तक परेशानी जो है वो बढ़ जाती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हमारे बचपन को बहुत यादगार बना दिया। ऐनक वाला जिनके डायरेक्टर हफीज़ ताहिर आज हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। आखिर में माहीगिरी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। राइट नाउ इट्स द मैगज़ीन टाइम एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमने बात करनी है प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन ने अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है। अच्छा, जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, बेसिकली इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, लेकिन ख़वातीन जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एशियन ख़वातीन और पाकिस्तानी ख़वातीन को देखते हैं तो उनको लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान शायद उन्होंने हरकत नहीं करनी है और बस बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर डॉक्टर्स आपको बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स की तरफ से आपको रिकमेंड ना किया जाए आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है प्रेगनेंसी के दौरान आपकी प्रेगनेंसी में ईज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा करता है। हमारे यहाँ पर ख़वातीन या तो टीवी देखती रहती हैं या पूरा पूरा दिन बेड पे आराम करती रहती हैं। अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट ये होता है कि यहाँ उनको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। प्रेगनेंसी में वेट गेन जो होना इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल और ये होना ही होना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट गेन होने से भी क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रह सकता है, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है और इसके साथ साथ आपके लिए सी सेक्शन भी जो है ऑब्वियसली जब आपकी डिलीवरी होगी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब हम खुराक की बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, आयरन रिच फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी खुराक में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स की सूरत में या डाइट की फॉर्म में किसी ना किसी वे में ज़रूर होना चाहिए। प्रेगनेंसी में ख़वातीन ने अपनी केयर किस तरह से करनी है, किस किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ शो में इस वक्त मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज़ैन मंजूर। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। सबसे पहले जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं हमारे यहाँ पर एशियन कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में बहुत से मिथ्स होते हैं कि ख़वातीन ने शायद हिलना जुलना नहीं है, बेड से नीचे पाँव नहीं उतारना, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाना, स्पेशली ऐसी ख़वातीन जिनका पहले पहले बच्चे की पैदाइश हो रही होती है। व्हाट डू यू वांट टू से, हमारे यहाँ पर मिथ्स जो हैं उनको आप किस तरह से क्लियर करना चाहेंगी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हमारे यहाँ जो एक कल्चर सिस्टम या नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो चलती आ रही हैं सालों से, तो उनका तोड़ना ज़रूरी है। उस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पहली प्रेगनेंसी होती है वो एक तो खुशी की होती है, दूसरा प्रीशियस होती है। तो आपने अगर अपने आप को बेड रिडन कर लिया या बाउंड कर लिया तो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत से इश्यूज़ आएंगे। जैसे आपने अभी बात जिक्र की सिजेरियन सेक्शन की, तो उसमें सबसे पहले अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्टेड या बेड बाउंड कर देते हो तो उसमें आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आपकी बॉडी के मसल रिलैक्स नहीं होते हैं, आपकी जो बर्थ कनाल होती है उसकी मूवमेंट अगर नहीं हुई होती है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो फीमेल है उसको पता ही नहीं होता कि मैंने फोर्स कितनी लगानी है, कैसे लगानी है और डिलीवर बेबी को पुश कैसे करना है। फिर हम एज अ गायनाकोलॉजिस्ट उसको गाइड कर रहे होते हैं बच्ची को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी आप अपने आप को बेड रिडन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का जो डिजीज़ होती हैं वजाइनल, आपकी ब्लीडिंग आ गई है, उसमें अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो आप करोगे, अदरवाइज़ बेड पे बिल्कुल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन के काम बिल्कुल नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उनकी तरह कर सकते हो। हाँ, आजकल सोशल लेकिन देखें, आप कह रही हैं ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, लेकिन किस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी से गुरेज करना चाहिए, घर के कामों में किस किस्म के काम नहीं करने चाहिए? आप सारे काम कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो जो आप अपनी रूटीन में कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आपकी सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी है और आपका कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री है या आपका कोई बेबी लॉस हुआ है लास्ट प्रेगनेंसी में, तो उसमें आपको थोड़ा कॉन्शियस होना होता है कि हैवी फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करनी। आई एम यूजिंग द वर्ड हैवी फिज़िकल एक्सरसाइज।
आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो तो एब्डोमिनल एक्सरसाइज से अवॉइड कर लो। बाकी अपर आर्म लोअर आर्म जो है वो आप उसकी कर सकते हैं, अपने बाजू की मूवमेंट्स, अपनी वॉशरूम में जाना है, खाना पकाना है, खड़े होकर जो हल्के फुल्के काम है वो आप सारे रूटीन से ईज़ होके कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइजेज करनी है उसमें आप जो है यूट्यूब पे योगा की एक्सरसाइजेज बड़ी उन्होंने डिफ़ाइन करके दी हुई होती हैं, तो वो आप डे 1 से स्टार्ट इजीली कर सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना, वो नेगेटिव सोच नहीं सोचनी है। अच्छा, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। इसमें सिर्फ मैं जो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि इसमें सिर्फ एक फीमेल का ही रोल नहीं है, उसकी फैमिली का रोल होता है। उसके अच्छा, ये स्ट्रेस ना लेना, डिप्रेशन ना लेना, इस पर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान में ऐसी ऐसी ख़वातीन हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ, अगर मैं बात करूँ ना डिप्रेशन की, सो वो प्रेगनेंसी के दौरान जो ससुराल वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ससुराल वाले वो इतना आपको स्ट्रेस देते हैं, इतना आपको डिप्रेस रखते हैं। अच्छे ससुराल वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसे लगता है कि ख़वातीन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होती हैं वो अपने इस फेज़ में होती हैं। ऑब्वियसली कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, बॉडी के अंदर भी चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके साथ भी अडेप्टिविटी ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। और इसके साथ साथ जब आपको कोई छोटी सी बात का भी स्ट्रेस दे रहा है, आपकी उस कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मज़ीद मल्टीप्लाई होते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ख़वातीन जो हैं उनको अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, वो इतनी होती है कि वो कुछ खा पी नहीं सकती। ऐसी ख़वातीन को क्या करना चाहिए? बिकॉज़ अल्टीमेटली खाना, अच्छी खुराक का इस्तेमाल आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की शिकायत रहती है वो अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज करें, अपनी मिजाज और तबीयत को किस तरह से मैनेज करें? सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट में जो चेंजेस लानी है ना, वो आप 3 मील्स विद 2 स्नैक्स कर लो। यानी आपने 3 दफ़ा दिन में खाना खाना है और बीच में 2 हल्की फुल्की खुराक लेनी है। बहुत ज़्यादा ये कहना कि मैं बिल्कुल कुछ खाऊं नहीं और मैं बहुत ज़्यादा खाऊं, दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना आपने सबसे पहले प्रोटीन रिच डाइट लेने की कोशिश करनी है। आपका जो लिपिड वाला डाइट है उसको अवॉइड करना है, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है। वो आपको एक तो प्रेगनेंसी इंड्यूस आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा था उसको वर्स करेगा, एसिडिटी और वॉमिटिंग को एग्रीवेट करेगा। दूसरा ये कि आप खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हो, वो बिल्कुल नहीं करना, वो रिफ्लेक्स करवाता है और वॉमिटिंग ज़्यादा करेगा। तो आपने 2-3 एहतियातें करनी है। एक तो ये कि चाय कॉफ़ी जो है आपने उसको मैक्सिमम 2 कप्स पर डे पे रखना है। चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। जो आपकी मतलब एसिडिक वाली चीज़ें हैं जिसमें आपकी आ गई कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा आज यंग लड़कियां मैं देख रही हूँ पी रही होती हैं, वो नहीं लेनी है। और वो सारी चीज़ें जैसे खाना खा के लेट गए, रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपने उनको नहीं करना। जो करने वाले काम है वो ये हैं कि खाना खा के थोड़ी हल्की फुल्की वॉक करनी है, लाइट डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लेनी है आपने, क्योंकि आपकी कैलोरीज आपके इनटेक पे आपकी बेबी की ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप नहीं लोगे तो बेबी भी अल्टीमेटली सफ़र करेगा। दूसरा, आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल ले रहे हो तो नहीं करनी है, शीशा पी रही हैं तो नहीं करनी है। और उसके बाद जो है आपका जो करना है, जैसे आपने अभी कैल्शियम और आयरन फॉलिक एसिड की बात की, तो ये दोनों गोलियां जो है ना वो इकट्ठी नहीं लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स को नहीं पता वो कैल्शियम आयरन इकट्ठा ले रही होती हैं, तो वो नहीं लेना, ये वॉमिटिंग करवाती हैं, गैस्ट्राइटिस करती हैं। तो आयरन के लिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर यही कहा जाता है कि आप एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल करें, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। दूसरा कोई भी सप्लीमेंट है वो शाम में भी लिया जा सकता है, 1 in the morning and 1 in the evening। ये है कि हमारे पाकिस्तान में अक्सर नाश्ते में हम लोग चाय ले रहे होते हैं या दही, तो आपने जब आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं तो अगर तो आपको गैस्ट्राइटिस का इशू है तो आप उसको रात को पहले कोई एंटीएसिड लोगे, यानी राइजिक ले लिया, ओमेप्राजोल, इस तरह कोई कैप्सूल ले लिया ताकि सुबह आयरन उसको गैस्ट्राइटिस को वर्स ना करे। आयरन जब ले लिया तो उसके साथ चाय, कॉफ़ी, दूध नहीं लेना, कम अज़ कम हाफ एन आवर का गैप लेना है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो और वर्सनिंग ऑफ गैस्ट्राइटिस नहीं हो, ताकि वॉमिटिंग रोक सके। दूसरा, अगर कैल्शियम लेना है, इसमें मल्टीविटामिन लेने की प्रेगनेंसी में ज़रूरत नहीं होती। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, पहले 3 माह फॉलिक एसिड लेना होता है जो आप अर्ली मॉर्निंग आफ्टर मील ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सुबह को आयरन ले, पहले 3 माह यानी पहला ट्राइमेस्टर जब हो जाए तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने आयरन पे आ जाना है फॉलिक एसिड को छोड़ के। उसके बाद आयरन ले लिया, फिर शाम को कैल्शियम ले लेना है, सादा सिंपल चीप ले लो। मल्टीविटामिन लेने की अंटिल ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको कोई मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी डॉक्टर एडवाइस कर रहा है
तो उसके बगैर नहीं लेना, यानी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने कहा फॉलिक एसिड, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि जो बीच के 3 महीने हैं उसमें आयरन लेना, आयरन सुबह में लेंगे और कैल्शियम शाम में लेंगे, और तीसरे ट्राइमेस्टर में आफ्टर चलेगी कैल्शियम और आयरन। बाकी इसके अलावा एक्सेसिव विटामिन डी, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी ज़्यादा हम एशियन कंट्री में रह रहे हैं तो हमारा सन एक्सपोजर होता है, इतना ज़्यादा सर्दियों में नहीं होता। वैसे अगर आप धूप ले लें तो वो एक और बात है, धूप ले लें, लेकिन फिर भी हमारी एशियन की अगर उसकी बात की जाए तो इतनी ज़्यादा विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लेना है तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है। 15 डेज़ बाद आप ले रहे होते हो कि एक सनी डी के नाम से कैप्सूल आता है, वो ले लिया, आपने उसके साथ कैल्शियम लेते रहो। तो ये रूटीन में विटामिन डी नहीं लेना, उसके अपने साइड इफेक्ट भी होते हैं, विटामिन डोसेस भी होता है, वो सारी हमने देखनी होती है। तो हम खुद जब डॉक्टर एडवाइस कर रहा होता है उस पे लेनी है, XYZ के कहने पे नहीं लेनी, या सोशल मीडिया से देख के गूगल से सर्च करके बिल्कुल कोई दवाई नहीं। यानी कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ जो भी आप इस्तेमाल करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने प्रेस्क्राइब करवाया और आपके डॉक्टर की जानिब से रेकमेंड किया गया हो। अच्छा, जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जिसमें आपको विटामिन सी मिले, कैल्शियम मिले। सो वो फूड ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जिनको इस्तेमाल करना प्रेगनेंसी में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी, साग हो गया आजकल आया, मेथी आ गई उसमें आ गया, इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो ब्रोटम हम यूज़ करते हैं वो लेंगे। कैल्शियम में आप दूध ले सकते हो, आजकल चीप मार्केट्स में अवेलेबल मेडिसिन भी हैं वो ले सकते हो। और अगर रूटीन में आप अपनी देसी घी का 1 चम्मच खा रहे हो तो दैट विल बी इनफ फॉर विटामिन डी, उसमें भी सारा आ जाएगा। सन एक्सपोजर मतलब कच्ची धूप जो होती है, कच्ची धूप से हमारा मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ बर्न वाली धूप ना हो। तो कहते हैं ना सुबह जो सुबह शहर की जो सूरज की होती है ना फर्स्ट वेव्स या रेडिएशन, सनराइज वाली जो वाला वेव्स होती हैं सूरज की, वो लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा अगर आप विटामिन डी लेना चाह रहे हो तो वो आपको मार्केट में बड़े अवेलेबल मिल जाएंगे। मल्टीविटामिन मैं इसलिए अवॉइड कर रही हूँ कि उसमें आपको गैस्ट्राइटिस का इशू आ रहा होता है, तो जैसे आपने कहा वॉमिटिंग है तो फिर उसको वर्सनिंग, तो जो सिंपल विटामिन डी आपको मिल जाए आजकल मार्केट में अवेलेबल है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी, वो ले सकते हैं। हाँ, फाइटन्स वाले कुछ ड्रग आपकी सब्जियाँ या फल आते हैं जो आपने अवॉइड करने होते हैं, वो नहीं लेने, वो एब्जॉर्प्शन जो है ना वो हैम्पर कर रहे होते हैं, उसको रोक रहे होते हैं, तो उसमें आपने नहीं जाना। जैसे अच्छा, मैंने चाय कॉफ़ी का जिक्र किया, अल्कोहल का किया, यानी इनकी भी कंजम्पशन जो है उसको लिमिट करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत से मैंने ऐसी भी डॉक्टर्स देखी हैं जो अपने पेशेंट्स को मना कर रही होती हैं, या अगर डॉक्टर्स नहीं भी मना करें तो घर के जो बड़े होते हैं, जो नानियाँ दादियाँ या माएँ होती हैं, वो अक्सर कह रही होती हैं कि बिला वजह किसी पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना, पेनाडोल का इस्तेमाल नहीं करना, जबकि कुछ डॉक्टर्स हैं वो कह रहे होते हैं नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये मिथ है या ये वाकई सही है कि बिला वजह पेन किलर्स का इस्तेमाल मत करें, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल मत करें, ये क्यों कहा जाता है? देखो, अगर तो सिंपल टैबलेट पेनाडोल की बात कर रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप वो ले सकते हो, लेकिन खाम एंटीबायोटिक नहीं लेने होते हैं आपने, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ सेफ़ ड्रग्स होती हैं और कुछ सेफ़ ड्रग्स नहीं होती हैं। वो डॉक्टर को पता होता है मैंने कितनी डोज में कितनी क्वांटिटी में पेशेंट को मेडिसिन देनी है, वो डॉक्टर के ऊपर रहने दो। आपने सिंपल अगर पेनाडोल खानी है फॉर योर हेडेक और कोई पेन है तो उसके लिए ले रहे होते हो। हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी और या वेजाइनल या बर्थ कैनाल से रिलेटेड पेन है तो वो आपने खुद ब खुद ही नहीं पेन के लिए ले लेना, वो आपने डॉक्टर के पास जाके बाकायदा चेकअप करके एग्जामिनेशन करवा के फिर उसकी एडवाइस के बाद। किस किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए? आपने एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं लेनी अगर डॉक्टर से पूछा नहीं है तो, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक ऐसी है जो बेबी पे भी इफेक्ट कर रही होती हैं और मदर पे भी कर रही होती हैं। एंटीबायोटिक डॉक्टर से पूछ के लेनी है। फिर उसके बाद मल्टीविटामिन खामखा नहीं लेने। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैबलेट पेनाडोल, डिस्प्रिन होगी, ये बहुत खा ली जाती हैं, तो पेनाडोल की हद तक इस सेफर इन प्रेगनेंसी इन ऑल ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आप ले सकते हो। डिस्प्रिन जो है वो भी डॉक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं लेनी। ये मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल ड्रग्स हैं और हमारा दूसरा बंदा खा रहा होता है, तो डिस्प्रिन नहीं लेनी। नोस्पा टैबलेट है, अगर वो आपको डॉक्टर ने कहा है वो आप ले सकते हो, बस्कोपेन के नाम से भी आ रही होती है। इस तरह की इक्का दुक्का मेडिसिन आप इजीली ले सकती हैं। लेकिन अब जो भी आपने मेडिसिन लेनी है, अगर आपको कोई इशू है तो मेरे ख्याल में बेहतर तरीका तो यही है कि आप अपने डॉक्टर के साथ, कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें और जो रिकमेंडेशन वहाँ से आ रही है
उसको फिर इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज सेफली जो है वो प्ले किया जाए। इसके साथ साथ आप एक सूरह रहमान की रेमेडी भी करती हैं अपने पेशेंट्स के साथ में, उस तरफ भी आऊँगी, लेकिन एक और चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी किस नौयत की होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ तो आपने कहा योगा जो है प्रेगनेंसी में वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अक्सर ये कहा जाता है कि चहलकदमी करना, थोड़ी बहुत वॉक करना, या इस तरह की कोई एक्सरसाइजेस जो आप हमारे देखने वालों को या ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके साथ शेयर करना अच्छा, अभी बात हुई थी, आपने हाइपरटेंशन की बात की और जेस्टेशनल इंड्यूस प्रेगनेंसी डायबिटीज़ की बात की थी। जी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है 3 चीज़ों का। हमारी आवाम का फोकस होता है सारा मेडिसिन पे, हालांकि वो 3 चीज़ों से कंट्रोल होती हैं, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट और विद योर मेडिसिन। तो जो एक्सरसाइज है वो हाफ आवर, वो आपका डिपेंड करता है आपका स्टेमिना कितना है और आपने पहले प्रेगनेंसी से पहले कितना स्टेमिना बनाया हुआ है, एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो प्रेगनेंसी से पहले अगर आप कर रही हैं तो उसी को एज इट आपके स्टेमिना के अकॉर्डिंग जितना आप इजीली कर सकते हो उसको जारी रखो। अगर प्रेगनेंसी में पहली दफ़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए तो आप 5 मिनट से स्टार्ट ले लो, 5, 10, 15 मिनट तक आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। और इसमें अगर खुदा ना खास्ता ब्रेथलेसनेस हो रही है, हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है तो घबराना नहीं है, रिलैक्स रह के उसको, आपका स्टेमिना बन रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी यूज टू हो रही है, तो इसलिए रिलैक्स रह के उसको जारी रखना है, कंटिन्यूस और परसिस्टेंटली उसको जारी रखना है एंड तक प्रेगनेंसी में। उसमें एक्सरसाइजेस सबसे पहले जो आप कर सकते हो, आपको जो है आप अपनी शोल्डर की, अपर लिम, लोअर लिम की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, लाइक दिस मूवमेंट, बैक के भी कर सकती हैं। उसके बाद शोल्डर को मूवमेंट इस तरह जैसे मैं करके दिखा रही हूँ वो कर सकती हूँ। टांगों की एक्सरसाइजेज, यानी बैठे बैठे आपको किसी भी किस्म की मूवमेंट जो है वो आपको करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो हरकत में रहे। सिर्फ बैठे नहीं, तो आपको आदत है 5 मिनट की वॉक से स्टार्ट लेके 15 मिनट की वॉक तक जा सकते हो। अच्छा, ब्रिस्क वॉक आप लोग नॉर्मली रिकमेंड करते हैं या चहलकदमी? नहीं, आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई साइन सिम्टम नहीं है, प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप अपनी ब्रिस्क वॉक जारी रख सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपकी कोई कार्डिक इशू है आपको, तो उसके ऊपर आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि आपने कितनी करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, एक और चीज़, आप सूरह रहमान के ज़रिए भी अपनी प्रेग्नेंट ख़वातीन के साथ उनका इलाज कर रही होती हैं, उनकी प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ सिचुएशंस को मैनेज कर रही होती हैं। सो मैं चाहूँगी कि हाउ डू यू मैनेज योर पेशेंट्स विद द रेमेडी ऑफ सूरत रहमान, ये भी हमारी ऑडियंस के साथ। इसमें मैंने जब मैं गायनी की ट्रेनी थी तो उसमें हम लोगों ने ये किया था, सूरह रहमान अपने पेशेंट को सुनवा के अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया था। तो उसमें जो बात आपने की ना कि फ़ीमेल की टेंशन की और स्ट्रेस के इंड्यूस सारी जो चीज़ें आती हैं, उसमें आपके घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अगर फीमेल को टॉर्चर रखा जाएगा, स्ट्रेस में रखा जाएगा, एंजाइटी दी हुई है, तो जब एक बच्चा, एक हंडिया है ना, हंडिया पक रही है, हंडिया ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अगर माँ का ज़हनी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो उसमें माँ को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें इन लॉज भी और पेरेंट्स भी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं पाकिस्तान में लड़की को पूछे बगैर शादी की हुई होती है तो वो इरिटेबल रह रही होती है। तो एक तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होता है कि उसको कैसे लेके चलना होता है। दूसरा, सूरह रहमान की जब बात की है तो हम सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे के सुबह दोपहर शाम अपने पेशेंट्स को सुनवाते हैं। ये क्या करती है, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रोल प्ले कर रही होती है, आपको स्ट्रेस फ्री रख रही होती है। और हम पेशेंट को ये गाइड कर रहे होते हैं कि आपने नफ़रत नहीं करनी, किसी से भी नफरत, किसी भी से भी नफरत की ना, हर किस्म की नेगेटिविटी से अवॉइड करना है। नफरत की ना, हसद, बुग़्ज़, रंज, गम, बदला, इन चीज़ों से दूर हो, क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी अपने अंदर रखेगी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट बेबी पे आएगा। और अगर आप उसको पॉजिटिव रखते हो बच्ची को, तो उसका इफेक्ट आपके बेबी पे रिफ्लेक्ट होगा। तो यानी कि सूरत रहमान तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी उसकी नीयत से सुने कि आपको इससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप सूरत रहमान सुन रहे हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। आपकी इंटेंशन, आपका फेथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और किसी भी बीमारी में, उस बीमारी के इलाज के लिए आप सूरह रहमान जो हैं वो सुने तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सेम गोज़ फॉर द प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेगनेंसी में ईज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी हो, अच्छा हो, सो ऑब्वियसली उसमें भी सूरत रहमान सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल। इसके साथ साथ ये तो हमने बता दिया हमने क्या क्या करना है, डोंट्स क्या होते हैं किसी भी प्रेगनेंसी के, जो काम नहीं करना है। जो पहले, सबसे पहले आपने अपने आप को टेंशन, एक तो एक्सेप्टेंस है, अब प्रेगनेंसी आ गई है तो उसको कोई
अनहोनी नहीं ले लेना कि जी कोई मिसहैप हो गया। मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो प्रेगनेंसी के अपने फेज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी का शिकार होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ना हर टाइम लड़ती झगड़ती, ज़िद में आना, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा, मूड स्विंग्स का शिकार मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंज आ रहा होता है। सबसे पहले तो आपने उसको ब्रेन के लेवल पे एक्सेप्टेंस देनी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन अभी इतनी जल्दी प्रेगनेंसी करना नहीं चाह रहे होते। अब हो गई है तो उसको अल्लाह मियाँ का थैंक यू समझ के एक्सेप्ट करके उसको मूव करना है। अब पहले बात उसको एक्सेप्टेंस करनी है, रिजेक्शन की तरफ नहीं जाना या मिसकैरेज करने की तरफ नहीं जाना आपने। दूसरा, अगर अब कर ली है तो उसको आगे लेके चलना और क्या नहीं करना। सबसे पहले आपने उसमें एक्सेसिव स्ट्रेस से बचने के लिए तरीके ढूंढने हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। मूवीज़ देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं, फैमिली के टाइम यू हैव टू जस्ट स्पेंड योर टाइम इन द पॉजिटिव एनवायरनमेंट और अपनी डाइट अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी, मुनासिब फिजिकल एक्टिविटी करें, घरेलू काम करें। अगर डॉक्टर ने किसी काम से या फिजिकल एक्टिविटी से मना किया है तब आप ऑब्वियसली बेड रेस्ट पे रह सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपना प्रेगनेंसी में रखते हैं तो ये आपकी डिलीवरी के टाइम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं OCD पर, विच इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसी जहनी बीमारी है या एक ऐसी जहनी कैफियत है जो बहुत अरसे तक किसी भी इंसान को अपने शिकंजे में रख सकती है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटिव उनके बिहेवियर्स होते हैं। लाइक अगर उन्हें हाथ धोने हैं सो वो हाथ धोते चले जाएंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ों को करने की ऑब्सेशंस उनमें होती हैं, या कुछ थॉट्स, यानी अगर उनका दिमाग कहीं पे स्टक हो गया है सो वो वही काम खुद ही को ही सोच सोच के या तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे होंगे या नेगेटिव हो रहे होंगे। सो कोई भी रिपीटिव बिहेवियर जो है जिसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो, ऐसे लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं और उनको ये चीज़ मालूम होती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते। सो मुख्तलिफ़ चीज़ों की ऑब्सेशंस होना, मुख्तलिफ़ थाट्स की ऑब्सेशन होना, बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कौन लोग वल्नरेबल होते हैं और कौन लोग इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, इसकी प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है, जो लोग इसका शिकार होते हैं वो अपनी कंडीशन को या अपने इस डिसऑर्डर को मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट समिया खालिद इस वक्त शो में मौजूद हैं। समिया, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हम OCD की बात करते हैं, ऑब्सेशंस होना, कि आप कोई भी काम जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीटिव करते जाएँ, आपको पता है कि ये गलत है लेकिन आप खुद को कंट्रोल ही ना कर पाएँ। मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है, बट हाउ वुड यू डिफाइन इट इन वेरी सिंपल टर्म? जी नहीं। अच्छा, ऐसा है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से मुराद ये है कि एक तो आपकी थॉट्स बहुत ज्यादा, आपको इस किस्म की थॉट्स आती हैं कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। मेन एक चीज का ऑब्सेशन, एक चीज का खप्त सवार हो जाता है माइंड के ऊपर और आप ना चाहते हुए भी इस खप्त में से नहीं निकल पाते हैं। सेकेंड चीज होती है कंपल्शन, कि जब तक आप उस चीज को करना लो, प्रैक्टिकली ना कर लो, आप सुकून में नहीं आ रहे होते हो। ये दोनों चीजें मिलती हैं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बनता है। लोगों को ये बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल रूटीन में भी जब हम एंजाइटी में होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए या हम परफेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, तो भी ऑब्सेशंस भी हमारे अंदर आ जाते हैं, कंपल्शन भी आ जाते हैं। लेकिन हर OCD की सिम्टम डिसऑर्डर नहीं कहलाती है। थोड़ी बहुत सिम्टम होना हर इंसान में मौजूद होती हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स इतनी बढ़ जाए कि आपकी नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, आपसे कोई काम तसल्ली से नहीं हो पा रहा, आप एक काम को बार-बार चेक कर रहे हो कि ये मैंने ठीक किया या नहीं किया, तब हम इसे डायग्नोज करते हैं कि ये आपको अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है, जो कि असल में एंजाइटी की ही एक टाइप होती है, जिसमें आपको ये लगता है कि चूंकि आप सही काम नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकोगे, सो आप अपने आप को रीचेक कर रहे होते हो अगेन एंड अगेन कि मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा देखिए, हमें मालूम कैसे हो कि कोई भी शख्स जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार है? हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो
कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। हम क्या ये भी कह सकते हैं कि लव अफेयर वाले या रोमांटिक रिलेशनशिप में भी जब एक बंदा किसी अपने दूसरे पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, सो एवरी ऑब्सेशन इज़ कॉल्ड एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या ये ऑब्सेशंस किसी और नौयत की होती हैं? नहीं, नहीं, वो किसी और नौयत की होती है, आप इसको उसके साथ बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उसमें भी आप देखो ना एंग्ज़ायटी होती है ना कि मेरा जो लव्ड वन है, वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, वो कहीं सम टाइम ये भी होता है कि किसी और के पास ना चला जाए या मुझे छोड़ ना दे, एक एंग्ज़ायटी है ना, तो आप इस हुँ। एंग्ज़ायटी की वजह से जो उनसे उसके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे होते हो, लेकिन ये डिसऑर्डर नहीं है। पता कैसे चलेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट को पर्सन को खुद पता चलेगा कि मुझे एक थॉट कंटीन्यूअसली आ रही है और मैं इनमें से नहीं निकल पा रहा। और मुझे इसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आपसे वो उस चीज़ का बार-बार ज़िक्र करेगा, पेरेंट्स को पता चल जाएगा। अगर उनके बच्चों के अंदर है, वो बार-बार अपना बैग चेक कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स हैं, तो वो लॉक बार-बार चेक कर रहे हैं। मतलब उन वो अपने बच्चों को बार-बार चेक कर रहे हैं कि वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, कंफर्टेबल हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि वो ख़वातीन जो अपने हस्बैंड्स के बगैर रहती हैं, जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं या उनके पास मौजूद नहीं होते, उनके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, मेरे बच्चे सिक्योर हैं कि नहीं है, तो भी उनमें ऑब्सेशंस आ जाते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर क्राइटेरिया मौजूद है, आपको इसके कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे होते हैं, वो करवाने होते हैं, उसके बाद हम इसे प्रॉपर साइंस एंड डायग्नोज़ करते हैं, सिम्पटम्स क्या अदरवाइज़ होते हैं? हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द फलाँ शख्स जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार है? वो क्या साइंस एंड सिम्पटम्स शो कर रहे होते हैं? क्लियर क्लियर सिम्पटम इसकी ये होगी कि आपके अंदर कोई भी थॉट, किसी भी किस्म के थॉट आपकी ज़िंदगी के किसी भी काम के रेली रि रिल से रिलेटेड, आपके किसी लव्ड वन से रिलेटेड या आप कह लो कि अपनी ज़ात से रेलेवेंट ऐसी थॉट आना जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उस थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से आपकी लाइफ़ के दूसरे काम डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं और जब तक आप उस काम को कर नहीं लेते, अगर आप किसी पर्सन के हवाले से ऑब्सेस्ड हैं, उसे कॉल नहीं कर लेते, अगर जो उनसे आपको अपने किसी फैमिली मैटर के हवाले से उसे सॉल्व नहीं कर लेते, तो आप सुकून में नहीं आते। लेकिन ये सिर्फ़ एक दफ़ा नहीं कर रहे हो, रेपिटेटिवली कर रहे हो, एक ही काम को आप बार-बार कर रहे हो। मोस्ट कॉमन सिम्पटम जो लोगों में देखने में आती है, वो जर्म्स के हवाले से होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ धुले हुए नहीं हैं, मैं नीट नहीं हूँ, मुझे साफ रहने की ज़रूरत है। वो बार-बार अपने हाथ धोएँगे, वो अपने फेस को क्लीन करेंगे, किसी भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएँगे जिससे उन्हें ये डाउट हो कि मेरे हाथ पे जर्म्स लग जाएँगे। तो ये क्लियर सिम्पटम होती है कि चूँकि इससे अब आपकी रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, तो आप अब ओसीडी का शिकार हो गए हो और अच्छा, ये आपको एक कितना साइकोलॉजिस्ट की खतरनाक ये ज़रूरत है। डिसऑर्डर है? यानी इनिशियली तो ये चीज़ को इतनी वो नहीं ना लग रही प्रॉब्लमैटिक कि आप अगर बार-बार हाथ धो रहे हैं, सो इसमें क्या ये आपको खतरा हो सकता है। लेकिन कौन-सी स्टेज ऐसी आती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए या इसको मैनेज ना किया जाए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है? देखो अगर हम सिर्फ हाथ धोने की बात करें ना, जो ओसीडी का शिकार होते हैं, वो 5 मिनट में 5 मिनट में 5 दफ़ा अपने हाथ धो रहे होते हैं। यानी कि हर 1 मिनट के बाद उन्हें हैंड वॉश करने के लिए जाते हैं, स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, ड्राइनेस हो जाती है और इस किस्म के प्रॉब्लम वॉशरूम से निकल नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मेरे हाथ नीट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो है, इससे आपकी रूटीन तो डिस्टर्ब हुई है, आप कोई और काम ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जौन-सा प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये कि इसकी सिविरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा होती है। शुरू में आपके अंदर ये सिम्पटम्स आ रही हैं, आपके अपने कंट्रोल में, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, इसको प्रॉपर डायग्नोज़ नहीं किया या इसकी जो हम एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं नहीं की, तो ये सेवेरिटी की तरफ चला जाएगा और फिर आपको इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिकेशन के थ्रू फिर आप इसको रिकवर करते हैं। कुछ केसेज़ में मैंने ऐसे देखा जो पूरी लाइफ़ उन्होंने उसे रिकवर नहीं किया और ओल्ड एज तक वो इसका शिकार रही ख़वातीन और एंड उनका यही हुआ कि वो रिकवर नहीं कर पाईं। फिर ये अच्छा, ये डिसऑर्डर ऐसे देखें, है, आप देखो रिकवर कि ये पर जिंदगी रिकवरी पर भी हम बात करेंगे और ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है या ये टेम्परेरी होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कौन से लोग ऐसे होते हैं जो ओसीडी का शिकार होते हैं? इसके लिए वल्नरेबल ग्रुप्स कौन-कौन से हैं? जी। अच्छा देखिए, इसमें ना आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास बड़े काउंट हो रहे होते हैं। चाइल्डहुड में अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन है, परफेक्शन की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं कि हर काम को आप बेहतर तरीके से करो, हर चीज़ नीट होनी चाहिए, मतलब ओवर डिसिप्लिन्ड जो पेरेंट्स होते हैं,
उनके बच्चों में अडल्ट एज में आके इसके चांसेस होते हैं कि वो ओसीडी का शिकार हो जाएँगे। सेकंड इसमें जो रीज़न होती है वो आपकी जेनेटिक्स होती है। पेरेंट्स में थे, पेरेंट्स से बच्चे में जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड वन चीज़ मैंने ये भी देखी है उन लोगों में भी जिन जिन बच्चों की आप कह लो कि जो 3 टू 5 ईयर की एज होती है ना जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही होती है, अक्सर वो बच्चे जिनकी टॉयलेट ट्रेनिंग सही नहीं हो रही होती, वो अडल्ट एज में आके इसका शिकार होते हैं। सही ना होने से मुराद ये है कि या तो उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी इंसल्ट की जा रही है या उन्हें टाइमली नीट नहीं किया जा रहा होता, उसकी वजह से उनमें ये आती है। फिर उसके बाद अगली चीज़ आपको मैं बताऊँ कि उसमें आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। आपके क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि आपको लगता है कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। एंग्ज़ायटी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है कि आप उसकी वजह से भी ऑब्सेशंस का शिकार हो जाते हो। क्योंकि आपको लगता है ऐसा है कि आप ओनली ब्रेड विनर हो और आपको ही सब कुछ करना है। तो भी एक थॉट आपके माइंड के साथ चिपक जाती है और आप कंटिन्यूअसली फिर वही काम करते चले जाते हो, जो कि फिर आपके बस में नहीं रहते। बिल्कुल ठीक हो गया। और नॉर्मली जो लोग इसका शिकार होते हैं, किस एज में इसका शिकार जो है वो इंडिविजुअल्स हो रहे होते हैं? इसके इफ़ेक्ट्स ये जो उनसे होते हैं वो चाइल्डहुड में बन रहे होते हैं। मतलब आप कह लो कि सीड जो है वो चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमनली देखा गया है और इसके जो इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं वो 18 ईयर के बाद आते हैं। यंग एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इस किस्म के चांसेज़ आप देखो फ़र्ज़ करो जेनेटिकली है। जेनेटिकली होगा तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें 12-13 ईयर का जो बच्चा है चाइल्डहुड के अंदर मतलब अभी रिसेंटली टीनेज में गया है तो उसमें सिम्पटम्स नज़र आएँगी। अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से किसी में ओसीडी की सिम्पटम्स आई हैं, तो वो हमें 20 इयर्स के बाद, 18 इयर्स के बाद उसमें सिम्पटम्स नज़र आएँगी कि इस किस्म की। अगर उसको फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से एंग्ज़ायटीज़ हैं, तो आप देखोगे मिडल एज के अंदर इसकी सिम्पटम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन मोस्ट कॉमनली चाइल्डहुड के अंदर ये सिम्पटम्स डेवलप होना शुरू होती हैं, एडल्ट एज में ये सब नज़र आना शुरू होती हैं। अच्छा, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड और अनमैनेज तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आपकी नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल आप सही से खा पी नहीं सकते हो, आप लोगों से मिल नहीं सकते हो, आप पब्लिक सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। कुछ कुछ लोग जिनको ओसीडी होता है ये जर्म्स के हवाले से, वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे कुछ खा नहीं सकते। उन्हें लगता है कि जी ये जर्म्स हैं, वो किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकेंगे, वो किसी से मिल नहीं सकेंगे। उन्हें यही लगेगा कंटिन्यूअसली कि मेरे जो ये जर्म्स हैं मुझे लग जाएँगे। मैं आपको एक पेशेंट की बात बताना चाहूँगी जिसको अपनी प्रेगनेंसी के बाद जो उनसे ना ओसीडी डेवलप हो गया और उसकी वजह से वो अपने बच्चे की केयर नहीं कर पा रही थी। वो उसको टच नहीं कर सकती थी, वो उसको उसका पैम्पर नहीं चेंज कर सकती थी। उसे यही लगता था कि मेरे मुझे जर्म्स लग गए हैं और उसकी इस कंटीन्यूअस थॉट की वजह से उसके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। फिर उसकी खाने-पीने की रूटीन डिस्टर्ब हुई। 1 मंथ के अंदर उसने 5 टू 7 केजी वेट लूज़ कर लिया। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि किस कदर इफ़ेक्ट हुई उसकी अपनी हेल्थ पे, उसके लेकिन बच्चे फिर की हेल्थ पे जब और ऐसे एक पेशेंट्स पूरी आपके फैमिली पास आते हैं, डिपेंड सो कर रही है। हाउ डू यू मैनेज और ट्रीट सच पेशेंट्स? हाँ, इसके लिए पहले तो हम उनका डायग्नोसिस प्रॉपर करते हैं कि क्या ये नॉर्मल ओसीडी है या ये अब डिसऑर्डर डेवलप हो चुका हुआ है और अब इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर माइल्ड जो उनसे प्रॉब्लम्स हों, यानी कि अभी डिसऑर्डर नहीं बना लेकिन एक पर्सन अपनी लाइफ में इरिटेशन फील कर रहा है, तो हम जाते हैं फिर फूड की तरफ, हम जाते हैं फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ और उसकी प्रॉपर स्लीप की तरफ। फूड इसलिए दी जाती है क्योंकि देखो ब्रेन में हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो कि हमारे अंदर रिलैक्सेशन या हैप्पीनेस लेके आ रहा होता है। अब ये लोग जो होते हैं ना इनका सेरोटोनिन का लेवल बहुत डाउन हो जाता है। हमें कुछ प्रोटीन बेस्ड इन्हें डाइट्स देनी पड़ती हैं जिससे नेचुरली वे में इनका जो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, पॉजिटिव हैप्पीनेस के जो ट्रांसमीटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएँ और ये हैप्पी रहना शुरू हो जाएँ। फिजिकल एक्टिविटी से भी हमारा मकसद यही होता है कि इनकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। स्लीप भी इसीलिए होती है कि माइंड थोड़ा रिलैक्सिंग स्टेट में जाए और ये अपनी लाइफ के डिसीजन या प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से देख सकें। एक और बहुत अच्छी टेक्निक जो यूज़ होती है वो टॉकिंग थेरेपी है। इनसे इस टॉपिक पे बात की जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आप ऑटो सजेशंस दो अपने आप को। वो सजेशंस के प्रॉपर तरीके होते हैं, रिलैक्सेशन की प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, जो हम इन्हें सिखाते हैं, जिसके बाद ये इस काबिल हो जाते हैं 3 से 4 सेशंस के अंदर ये इस काबिल हो जाते हैं कि ना सिर्फ ओसीडी को स्टार्ट में मैनेज कर सकें और आहिस्ता-आहिस्ता उसे खत्म भी करने के काबिल हो जाते हैं।
यानी कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है या एक ऐसा डिसऑर्डर है, अगर इसका बर वक्त इलाज करवा लिया जाए और इसमें मुख्तलिफ जो भी आप बता रही हैं कि कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए इसको मैनेज किया जा सकता है। मैनेज तो किया जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली क्या ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जड़ से ही ख़त्म हो जाए? एग्जैक्टली 100% खत्म हो जाता है, लेकिन अब इसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है। जिन लोगों को जेनेटिकली ये होता है उन्हें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन के बगैर वो रिकवर नहीं करते। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो मिथ पाया जाता है वो ये है कि मेडिसिन अगर हमने लेना शुरू कर दी तो हमें इसकी आदत हो जाएगी और हम कभी भी उस आदत को खत्म नहीं कर सकेंगे। मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी जिंदगी को अज़ियत में डालने से बहुत बेहतर है कि आप मेडिकेशन लेना शुरू करें। हाँ, लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं, क्योंकि वो आपको नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज में ऐसे इन्वॉल्व करे कि अच्छा, आहिस्ता एक आहिस्ता एक एक आपकी और ये मेडिसिन चीज़ बिल्कुल ठीक आप खत्म हो फरमा जाए। रही हैं। एक और ये चीज़ कि ऐसे लोगों का रवैया जो होता है, जो ओसीडी का शिकार होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किस किस्म का होता है? या वो सिर्फ अपनी ज़ात तक ही कंसर्न रहते हैं, किसी के लिए वो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे होते, परेशानी नहीं क्रिएट कर रहे होते? नहीं, वो दूसरों के लिए कोई हार्मफुल नहीं होते, वो अपने लिए ही होते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात ये होती है कि उन्हें हर छोटे-छोटे काम के लिए दूसरों की कन्फर्मेशन चाहिए होती है, कि दूसरे उन्हें ये बताएँ कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ये आपका जो-सा ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी आप काम कर रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है। वो बार-बार दूसरों से पूछते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी। ओसीडी भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो एंग्ज़ायटी की वज़ह से होती है, एक पर्सनैलिटी का पार्ट भी होती है, जिसे हम ओसीपीडी कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक होता है। यानी कि उस आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों की टेंशन ज़्यादा लेते हो, या ये कि जब तक कर ना लो आप सुकून में नहीं आते। तो ये भी डायग्नोसिस मतलब हमारे जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू ही हम डायग्नोज़ प्रॉपर करते हैं कि क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या आपके अंदर आपकी लाइफ में इतनी एंग्जायटी या टेंशन थी जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो गया। तो लोगों को इसकी अवेयरनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मैं क्विकली आपसे 30 सेकंड्स में इसका जवाब चाहूँगी। मेरे इर्द गिर्द या बहुत से लोगों के इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो ओसीडी का शिकार है, हम किस तरह से ये आइडेंटिफाई करें और उसको रेलेवेंट और या मतलब अगर किसी भी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ पहुँचाएँ उसे? आप जी अपने इर्द-गिर्द जिसे भी देखोगे जिसको ओसीडी है, या तो वो उसका रेपिटेटिव बिहेवियर होगा, या ये होगा कि वो आपसे कन्फर्मेशन माँग रहा होगा, आपसे बार-बार हर उस छोटे काम के लिए भी पूछ रहा होगा, जो कि नॉर्मल रूटीन में हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि वैलिडेशन फॉर एग्ज़ाम्पल वैलिडेशन सीख करते हैं ऐसे लोग क्या? ऐसा तो नहीं होता, गलत हो गया तो ऐसे। इन लोगों को आपको फ़ौरन से पहले किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत होगी, उनके पास जाएँ, डायग्नोज़ करवाएँ और इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएँ, जो कि लाइफ़स्टाइल के थ्रू ही पॉसिबल होता है। हम उनकी नॉर्मल रूटीन को ही ऐसा जो है मैनेज करते हैं कि उनका ओसीडी बहुत आराम से रिमूव हो सकता है। ये मैनेजेबल भी है, ये क्योरेबल भी है, आप इसमें से आराम से निकल भी सकते हो, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी विलिंगनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप विलिंग हैं, तो आप इसमें से आराम से निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समिया खालिद हमारे साथ शो में मौजूद थी। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो कि ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहा है जिसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा ओसीडी का शिकार है, सो प्लीज़ उनकी लाजमी तौर पर हेल्प करें। कभी कभी इंसान को ख़ुद भी फ़ील हो रहा होता है कि हम किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं, हमारे ये रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। खुद भी लग रहा है या अपने इर्द गिर्द लग रहा है कि कोई भी शख्स इस प्रॉब्लम का शिकार है, सो उसको फौरी तौर पर किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, ताकि इसको बर वक्त इसका इलाज भी करवाया जा सके, इस प्रॉब्लम को मैनेज भी किया जा सके, ताकि अल्टीमेटली हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।